Hello, welcome to the YouTube channel of Dhelo. Today we will be talking about extrajudicial killings. So let's begin. What are extrajudicial killings? Extrajudicial killings, popularly known as encounters, are those when the accused person is killed or executed illegally by the police officials before the judgment of the trial arrives. इसका मतलब है जब पुलिस इंस्टेंट जस्टिस पे उतर आती है तब, मतलब ना ट्रायल ना जजमेंट और वो अक्यूज को एग्जीक्यूट कर देते हैं, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। अचानक से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स पे बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली यूपी में 2 एनकाउंटर्स हुए हैं। एक हुआ है असद अहमद का और दूसरा हुआ है अनिल दुजाना का। तो जानते हैं असद अहमद कौन था? असद अहमद अतीक अहमद का बेटा था। अतीक अहमद जो कि एक काफी पुराना हिस्ट्री चीटर था और उसको पब्लिक में गोली मार दी गई है लाइव टेलीविजन पे, आप सबने देखा ही होगा। तो असद अहमद was a third son of gangster Atiq Ahmed who is now deceased after being shot in public. He ran afoul of law in February 2023 after he was accused of killing Umesh Pal and his 2 security guards with AIDS. His 2 elder brothers had already surrendered in a UP court and he was encountered by STF in Jhansi. तो असद अहमद को एनकाउंटर करने के लिए यूपी पुलिस ने एक पूरा मेटिकुलस ऑपरेशन डिजाइन किया जिसका नाम था ऑपरेशन झांसी। इसमें क्या हुआ, ऑपरेशन झांसी में जो एसटीएफ थी उनको एक टिप ऑफ मिला कि असद अहमद कहीं छुपा हुआ है और उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया, एक पूरा ऑपरेशन डिजाइन किया इसके पीछे कि वो असद अहमद को पकड़ेंगे। तो असद अहमद, Operation Jhansi was the name given to the meticulous operation carried by STF in order to nab the absconding Asad Ahmed in accused in Umesh Pal murder case. The Uttar Pradesh police said it had received tip-off that Asad and his aide Ghulam were planning to attack police convoy carrying Atiq Ahmed to help to escape the gangster turned politician while he was being brought to court hearing in UP. इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे 2 टीम्स डिप्लॉय की गई। उन्होंने असद को इंटरसेप्ट किया उसके एड गुलाम के साथ और एसटीएफ ने एक्शन लिया और असद अहमद को पकड़ने के चक्कर में रिटेलिएटरी फायरिंग में असद अहमद को मार गिराया। तो असद अहमद का एनकाउंटर हो गया। सेकेंड एनकाउंटर जो अभी मई में ही यूपी में हुआ है वो है अनिल दुजाना का एनकाउंटर। अब अनिल दुजाना कौन थे? अनिल दुजाना एक नोटोरियस गैंगस्टर थे जिनको मई में यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। इनका एनकाउंटर यूपी पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स ने किया। अनिल दुजाना हैड मोर देन 60 केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम एंड वाज अ ड्रेडेड क्रिमिनल टेरराइजिंग एंटायर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, स्पेशली एरियाज लाइक गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर एंड हरियाणा। ही वाज रिसेंटली रिलीज्ड ऑन बेल फ्रॉम तिहाड़ जेल। तो नोएडा पुलिस को 2 FIRs आई कि वो विटनेसेस को इंटिमिडेट कर रहा है कि वो उनके खिलाफ गवाही ना दें और तभी से यूपी पुलिस उसकी खोज में थी। तो यूपी पुलिस को टिप ऑफ मिला कि अनिल दुजाना अपने गैंग के साथ बागपत से मुजफ्फरनगर आ रहा है और बीच में पड़ता है मेरठ। तो उन्हें जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने मेरठ में एक चेक पॉइंट लगाया और चेक पॉइंट देखते ही अनिल दुजाना ने अपनी गाड़ी घुमाई और भागने के चक्कर में उसने पुलिस पे फायर खोल दी। तो जब उस पुलिस ने रिटेलिएट किया और उस रिटेलिएटरी फायरिंग में अनिल दुजाना मारा गया। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स या इंस्टेंट जस्टिस जो हमारी पुलिस आजकल कर रही है ये किस हद तक ठीक है, हम इसको एनालाइज करेंगे। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन। To begin with Indian Constitution bestows upon every individual a right to life as a fundamental guarantee against the excesses of the state, one which cannot be taken away except according to the procedure established by law. मतलब आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसने राइट टू लाइफ इंश्योर किया है, एनश्राइन किया है एवरी इंडिविजुअल को, और स्टेट के पास कोई पावर नहीं है उस राइट को लेने की एक्सेप्ट बाय ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो एक अक्यूज्ड के पास भी राइट है, राइट टू लाइफ। पुलिस को कोई हक नहीं है कि अक्यूज्ड को भी वो मार गिराए बिना किसी ट्रायल, बिना किसी जजमेंट के। तो आप देखते हैं कि पुलिस ऐसा किस बेसिस पे करती है, इनका लीगल एनालिसिस करते हैं इन प्रोविजंस का जो कि दिए हुए हैं हमारे इंडियन लॉ में। तो इंडिया में एज सच कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला या कोई स्ट्रेट जैकेट प्रोविजन नहीं है जो कहता है
कि पुलिस को एम्पावर करता है कि आप जाओ और अक्यूज्ड को, जो कि एक ग्रेव ऑफेंस के लिए, यानी कि जिसका पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फांसी है, आप उसको मार दो। ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो स्ट्रेटली ये बोलता है, पर कुछ प्रोविजंस हैं जिनका यूज करके पुलिस ये काम कर सकती है। वो प्रोविजंस हैं सेक्शन 100 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। Section 100 of the Indian Penal Code authorizes every individual to exercise his right of private defense, which may extend to causing the death of other person if there is a reasonable apprehension in the mind of the individual that there is a threat to his life. The right to private defense is an inherent right. इसका मतलब है सेक्शन 100 आपको एक इनहेरेंट राइट देता है, जो कि है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अगर किसी इंडिविजुअल को लगता है कि उसकी जान को खतरा है, अगर उसको ऐसा रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है, उसके दिमाग में उसको ऐसा लगता है कि उसकी जान को खतरा है, और जिससे खतरा है वो उसको तब मार सकता है जब उसको ऐसा लगे कि उसकी जान को खतरा है। ऐसे ही किसी को नहीं मार सकते आप। पुलिस भी अगर एनकाउंटर करती है तो सेक्शन 100 का डिफेंस ले सकती है कि उनकी जान को खतरा था, इसीलिए उन्होंने सामने वाले को मार गिराया। सेम आपने अभी 2 केसेस जो देखे, एक असद अहमद, दूसरा अनिल दुजाना, उसमें भी दोनों केसेस में पुलिस ने ये बोला है कि जो दोनों का एनकाउंटर हुआ है वो रिटेलिएटरी फायरिंग में हुआ है, यानी कि सामने से उन्होंने मारा, फिर इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए सामने उनको मारा। और दूसरा है सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 46 सीआरपीसी का कहता है अरेस्ट हाउ मेड, मतलब अरेस्ट कैसे करें। तो सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी 1973 allows the police officers to use any degree of force which is required to arrest the accused to prevent the accused from escaping. मतलब सेक्शन 46 सब क्लॉज 2 में अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि जो क्रिमिनल है वो भागने वाला है या वो हाथ नहीं आएगा उनके, तो वो कोई भी डिग्री का फोर्स यूज कर सकते हैं उसको पकड़ने के लिए या उसको भागने से रोकने के लिए, उसको कस्टडी में लेने के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए। और सेक्शन 46 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि पुलिस डेथ कॉज कर सकती है उन क्रिमिनल्स की या उन अक्यूज्ड लोगों की जिनके ऊपर आरोप है ऐसे ऑफेंस का जो कि पनिशेबल है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फांसी से। उसके बाद एक स्पेशल लॉ है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ये उन एरियाज में, डिस्टर्ब्ड एरियाज में लगता है टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। इसके सेक्शन 4 में ऑफिसर्स को ऑथोराइज करता है टू यूज फोर्स इंक्लूडिंग लीथल फोर्स अगेंस्ट एनीवन बिलीव टू बी ब्रेकिंग द लॉ इन अ डिस्टर्ब्ड एरिया इफ नेसेसरी टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर। तो ये 3 प्रोविजंस हैं जो कि पुलिस को कहीं ना कहीं एम्पावर करते हैं कि आप अक्यूज्ड को मार सकते हो, बट इन प्रोविजंस का मिसयूज हो रहा था। तो अब इसके लिए एनएचआरसी ने गाइडलाइंस इशू की। ये गाइडलाइंस थी एनकाउंटर किलिंग्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो 1997 में एनएचआरसी प्रोवाइडेड गाइडलाइंस विद स्टेट, जो कि सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को फॉलो करनी थी। वो गाइडलाइंस थी कि जो पुलिस स्टेशन इन चार्ज टू रजिस्टर इंफॉर्मेशन अबाउट एनकाउंटर डेथ्स, immediate steps should be taken to investigate the facts and circumstances leading to the death of the accused. Independent investigation to be conducted by the state CID Central Investigation Department. क्योंकि पुलिस तो इन्वॉल्व है ही ना, तो इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने ये प्रोविजन बनाया, ये गाइडलाइन दी। ग्रांट कॉम्पनसेशन टू द डिसीज्ड डिपेंडेंट्स इन केस ऑफ पुलिस ऑफिसर्स बीइंग कन्विक्टेड। फिर 2010 में ये गाइडलाइंस अमेंड हुई और इनमें कुछ कुछ ऐड हुआ, जैसे कि एफआईआर रजिस्टर होगी उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर जिसने एक अक्यूज्ड को मारा है अंडर अप्रोप्रिएट सेक्शंस, अगर उसने सेक्शन 100 या सेक्शन 46 सब क्लॉज 2 का मिसयूज किया है। फिर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी टू बी कंडक्टेड इन ऑल केसेस ऑफ डेथ बाय पुलिस एक्शन, reporting all death cases to the NHRC within 48 hours by senior superintendent of police or superintendent of police. After 3 months, a second report must be submitted to NHRC with the post-mortem report, inquest report and inquiry findings. ये तो थी NHRC की guidelines. अब obviously सुप्रीम कोर्ट being the apex court, उनके भी तो कुछ व्यूज होंगे। तो उन्होंने ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, जो कि 2012 का जजमेंट है, उसमें बोला कि it is not the duty of police to kill the accused.
ऑन द ग्राउंड दैट ही इज अ ड्रेडेड क्रिमिनल। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी यह बात मानता है कि पुलिस की ड्यूटी मारना नहीं, पकड़ना है उनको अप्रीहेंड करना है, उनको किल करना नहीं है। फिर इसके बाद आया लैंडमार्क जजमेंट। अगर हम इनकाउंटर किलिंग की बात करें तो PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब आते हैं PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि 2014 का जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 16 गाइडलाइंस इशू की थी, जिसके बेसिस पे पुलिस को एनकाउंटर किलिंग्स का इन्वेस्टिगेशन करना होता है। पहली गाइडलाइन थी रिकॉर्डिंग टिप ऑफ, मतलब कि अगर पुलिस को कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है, कोई भी टिप ऑफ मिला है कि कोई क्रिमिनल कहाँ है या किसी ग्रेव क्रिमिनल ऑफेंस कुछ होने वाला है, तो उनको वो टिप ऑफ राइटिंग में रिड्यूस करना था, प्राइमरीली या तो केस डायरी में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फिर अगर पुलिस की अगर इस टिप ऑफ के मिलने के बाद कुछ भी एक्शन होता है पुलिस के द्वारा और उसमें अक्यूज की जान चली जाती है, तो FIR रजिस्टर होगी अंडर अप्रोप्रिएट सेक्शंस। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट प्रोब होगी, यानी कि CID या फिर दूसरे पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिशियल्स इन्वेस्टिगेट करेंगे जो कि उस पर्टिकुलर एनकाउंटर में इन्वॉल्व नहीं थे। फिर NHRC को इन्फॉर्म करना या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को इन्फॉर्म करना भी जरूरी है कि एनकाउंटर किलिंग या कोई मर गया है पुलिस एनकाउंटर में। मैजिस्ट्रियल प्रोब, इस पूरी घटना की मैजिस्ट्रियल प्रोब होनी चाहिए। फिर इंजर्ड को इंजर्ड अक्यूज्ड या विक्टिम को मेडिकल एड मिलनी चाहिए। फिर जो भी रिपोर्ट्स हैं इन्वेस्टिगेशन की, वो सारी कंसर्न्ड कोर्ट को जानी चाहिए। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की जो इसका एनकाउंटर किलिंग्स का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इसकी रिपोर्ट्स कंसर्न्ड कोर्ट को मिलनी चाहिए। उसके बाद अगर पुलिस एक्शन में अक्यूज्ड मारा जाता है तो उसके किन को, यानी कि उसके रिश्तेदारों को इन्फॉर्म करना होगा। फिर NHRC को रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कि एनकाउंटर किलिंग हो गई है, और ये रिपोर्ट बाय एनुअल होगी, और इसमें एनकाउंटर किलिंग्स के स्टेटमेंट्स पुलिस NHRC को देगी। फिर अगर जो अक्यूज्ड मारा गया है वो उसका फेक एनकाउंटर हुआ है या पुलिस की गलती से मारा गया है, तो उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा अंडर सेक्शन 357A ऑफ CRPC विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम। फिर अगर पुलिस ऑफिसर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में दोषी साबित होता है तो उसको अपने वेपन सरेंडर करने होंगे फॉर फॉरेंसिक एंड बैलिस्टिक एनालिसिस। उसके बाद इस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाएगा और इसके फैमिली को इन्फॉर्म किया जाएगा कि ऐसे ऐसे करके ये एक केस में अक्यूज हो गया है, और उस पुलिस ऑफिसर को लीगल एड यानी कि एडवोकेट्स या लीगल जो भी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। फिर जो भी इस एनकाउंटर के घटनाक्रम में जो पुलिस ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाएंगे कि उन्होंने इतने ड्रेडेड क्रिमिनल को मार गिराया। ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि हम इस चीज को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं इस पॉइंट से। फिर अगर जो अक्यूज्ड मरा है उसके फैमिली को लगता है कि ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही हैं, तो उसके पास पूरा राइट है कि वो सेशंस जज को कंप्लेन कर सकता है कि जो इंक्वायरी हो रही है वो इंडिपेंडेंट नहीं है या वो विशिएटेड है किसी भी तरीके से। तो टू कंक्लूड, एनकाउंटर किलिंग्स का हमेशा थोरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ की क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। रूल ऑफ लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी अगर होता है तो वो ड्यू प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ या रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इंस्टेंट जस्टिस जैसी चीजें ये बहुत गलत सिग्नल देती हैं, तो कोर्ट की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि रूल ऑफ लॉ कंट्री में है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। थैंक यू। फॉर रिलेटेड कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब to Dhey Law. Thank you.